तो हेलो दोस्तों, हम लोग जो अभी चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा इतिहास की दुनिया। हमारे चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है आपका क्लास 9th के हिस्ट्री के सिलेबस से लिया गया है। और ये इसके जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगे वो बिहार में होने वाले तमाम एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें का तात्पर्य होता है कि भूगोल में यानी कि पूरे विश्व में जिस किसी चीज की खोज की जाती है वो हमारे भौगोलिक खोज के अंतर्गत ही आती है। भौगोलिक खोजें नए देशों, समुद्री मार्गों और स्थानों का पता लगाने का वह दौर था जब यूरोपीय देशों ने दुनिया के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की थी। भौगोलिक जो खोज था वो भौगोलिक खोज समुद्री मार्गों से नए देश का पता लगाने के लिए, उस देश के स्थानों का पता लगाने के लिए भौगोलिक खोज की शुरुआत की गई थी। और इसी दौर में यूरोप के देशों ने जो है दुनिया के अन्य हिस्सों की खोज की या फिर दुनिया में और भी देशों का खोज किया। 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक चली ये समुद्री यात्राएं और खोजें विश्व इतिहास के युगांतकारी घटनाएं थी जिन्हें आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जो भौगोलिक खोज का दौर था वो 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक यह चला, जिन्होंने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। और इससे एक आधुनिक युग का निर्माण हुआ भौगोलिक खोज से, समुद्री यात्राओं से। इन अभियानों ने विश्व के भूगोल, व्यापार, संस्कृति और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यानी कि भौगोलिक खोज से विश्व का भूगोल, व्यापार, संस्कृति और राजनीति, इन सब क्षेत्रों में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला दिया। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से का जुड़ाव विश्व के साथ हुआ। यानी कि जब भौगोलिक खोजें जब प्रारंभ की गई तो इसके चलते ही जितने भी विश्व के छोटे छोटे अन्य देश थे उन सब का जुड़ाव अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से होने लगा, यूरोप के देशों का जुड़ाव। अब भौगोलिक खोज का कारण क्या था? भौगोलिक खोजें किसी एक कारण से नहीं हुई थी, इसके बहुत सारे कारण थे। चलिए कारण पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहला है वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार। यूरोप वासियों ने कंपास, जिसे हम लोग हिंदी में दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, कंपास अर्थात दिशा सूचक का ज्ञान अरबों से सीखा था। यूरोप वासियों ने कंपास बनाने का जो तरीका था वो अरब वासियों से सीखा था, और जिससे खुले में समुद्र में भटकने का खतरा कम हो गया था। यानी कि कंपास को आविष्कार करने का जो मुख्य कारण था वो था समुद्र में, समुद्री यात्राओं के दौरान जो यूरोपवासी होते थे वो समुद्र में खो जाते थे, जिस कारण से कंपास का आविष्कार हुआ था। तो वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार जो है उसमें कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र सबसे सर्वप्रथम था और सबसे इम्पोर्टेंट भी था। इसके बाद आता है एस्ट्रोलैब, यानी कि सूर्य की ऊंचाई का मापक। एस्ट्रोलैब से हम सूर्य की ऊंचाई का माप करते थे। तो यह यंत्र जो है अक्षांश जानने में मदद करता था, जिससे नाविक सही स्थिति का पता लगा लेते थे। एस्ट्रोलैब जो था उससे सूर्य की ऊंचाई का पता चलता था और इससे अक्षांश जानने में भी यह मदद करता था, जिससे नाविक जो है सही स्थिति का पता लगा लेते थे। इसके बाद क्या हुआ? मानचित्र कला में सुधार हुआ, जिससे नए अधिक सटीक मानचित्र बनने लगे। इससे यात्रा भी आसान हो गई।
इसके साथ नए किस्म के जहाज़ों का भी निर्माण हुआ जिसे कैरावेल कहा जाता था। यूरोप वासियों ने जो नए किस्म का जहाज़ बनाया था, उसे कैरावेल कहा जाता था। ये पुर्तगाल में विकसित हुआ था। ये हल्के होते थे और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिनमें पाल और पतवार दोनों होते थे और इन्हें कैरोवेल के नाम से जाना जाता था, जिससे ये लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उपयुक्त थे। तो वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कार में कंपास, एस्ट्रोलैब, मानचित्र कला में सुधार और नई किस्म के जहाज का निर्माण जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन सब का आविष्कार हुआ था। आगे है शासकों का प्रोत्साहन। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने नाविकों और खोजकर्ताओं को वित्तीय सहायता, जहाज और अन्य संसाधनों से प्रोत्साहित किया। यानी कि स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक थे, उन्होंने नाविकों को खोज के लिए पैसा वगैरह दिया, जिसे वित्तीय सहायता कहा गया, जहाज और भी बहुत सारे संसाधनों से उन्हें प्रोत्साहित किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, और स्पेन की रानी इसाबेला ने समुद्री यात्राओं और अन्वेषण को काफी प्रोत्साहित किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्री यात्राओं के दौरान या फिर भौगोलिक खोज के दौरान किन दो शासकों ने नाविकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया? तो हमारा जवाब हो जाएगा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेला। हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेला ने जो है समुद्री यात्राओं और अन्वेषण को काफी प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है जेरूसलम पर अधिकार। मध्य युग में पहले अरबों और फिर तुर्कों ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जेरूसलम को लेकर धार्मिक युद्ध हुए, तब यूरोपीय लोगों ने एशियाई देशों के शक्ति का एहसास हुआ। यूरोपीय लोगों को एशियाई देशों की शक्ति का एहसास हुआ। कब? जब मध्य युग में अरब और तुर्क के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान यह युद्ध हुआ था, जिसमें ईसाई और मुसलमान के बीच यह एक धार्मिक युद्ध हुआ था, जिसे जेरूसलम का युद्ध कहा गया। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट है कुस्तुनतुनिया का पतन, 1453 ईस्वी। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है भौगोलिक खोजों में, और एक देश से दूसरे देश के जुड़ाव में, और एक देश से दूसरे देश के व्यापार में। तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य, तुर्की में तब एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था उस्मानिया। तो उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया को अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तब ये कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। तो उसका एक साम्राज्य था उस्मानिया, कुस्तुनतुनिया का साम्राज्य था, जो कि यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। कुस्तुनतुनिया जो है यूरोप और एशिया के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जिस पर कब्जा कर लिया गया। किसने? तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य ने कब्जा कर लिया कुस्तुनतुनिया पर। तुर्कों ने इस मार्ग पर यूरोपीय व्यापारियों से भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। यानी कि उस्मानिया साम्राज्य जो तुर्की का हुआ करता था, उन्होंने कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते पे यूरोप वाले व्यापारियों से भारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, और बाद में इसे बंद कर दिया, यानी कि इस रास्ते को बंद कर दिया। इसी वजह से यूरोपीय व्यापारियों को भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख खोजकर्ता और उनकी खोजें। इन नए उपकरणों यानी कि जितने भी उपकरण हैं जैसे कंपास, एस्ट्रोलैब, मानचित्र कला में सुधार और नई किस्म के जहाज। तो इन उपकरणों से क्या हुआ कि साहस की मदद से यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, जैसे पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा और अमेरिगो वेस्पुची, फर्डिनेंड मैगलन और कैप्टन कुक इत्यादि ने नए देशों की खोज की। एक बार फिर से उन खोजकर्ताओं को देखते हैं, जैसे पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की, अमेरिगो वेस्पुची, फर्डिनेंड मैगलन, कैप्टन कुक। फर्डिनेंड मैगलन के बारे में यह जानकारी दी जाती है कि सर्वप्रथम व्यक्ति थे फर्डिनेंड मैगलन, जिन्होंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था और उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। समुद्री मार्गों से उन्होंने पृथ्वी का एक संपूर्ण चक्कर लगाया था सर्कुलर मोशन में, और उन्होंने साबित किया, फर्डिनेंड मैगलन ने, पृथ्वी जो है वो गोल है। आगे देखते हैं, भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद किया। यानी कि जब वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकला था तो भारत का रास्ता बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अब्दुल मजीद, जो कि एक भारतीय व्यापारी हुआ करता था। वे भारत के मालाबार तट यानी कि वास्को डी गामा जो है भारत के मालाबार तट केरल में पहुंचे, जहां स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा जो है वो केरल के कालीकट में पहुंचे और वहां का एक शासक हुआ करता था जिन्हें जमोरिन कहा जाता था। तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया, यानी कि वास्को डी गामा का स्वागत किया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। एक पुर्तगाली यात्री हुआ करते थे जिनका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है और चीन का एक शासक हुआ करता था कुबलाई खान। कुबलाई खान के वैभव के बारे में भी वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं मार्को पोलो। और मार्को पोलो एक पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य और चीन के शासक कुबलाई खान के बारे में जानकारी। बार्थोलोमियो डियाज की बात करें तो बार्थोलोमियो डियाज जो है वो 1488 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक का सफर किया। बार्थोलोमियो डियाज जो है पुर्तगाली नाविक था। 1488 ईस्वी में जो है उन्होंने केप ऑफ स्टॉमर्स यानी कि तूफानों का अंतरिप वाले स्थान पे पहुंचा और उसका नाम उन्होंने केप ऑफ स्टॉमर्स दिया। बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में तूफानों का अंतरिप या फिर केप ऑफ स्टॉमर्स का खोज किया। 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ स्टॉर्म्स का खोज किया। स्टॉर्म्स मतलब होता है आंधी। तूफानों का या फिर आंधी का अंतरिप खोज किया। किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। कब किया? 1488 में। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के बाद इसका नाम बदलकर उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप रख दिया गया।
क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण खोज और एशिया के साथ संभावित व्यापार का प्रतिनिधित्व करता था। बार्थोलोमियो डियाज जो है 1488 ईस्वी में एक अंतरिप का पता लगाता है जिसका नाम पड़ा केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम बदल के पुर्तगाल का राजा जॉन द्वितीय उत्तम आशा अंतरिप या फिर केप ऑफ गुड होप्स इसका नाम रख देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन व्यापारी था, इटालियन नाविक था। 1492 का समय है। इसने भारत की खोज के लिए, कोलंबस ने भारत की खोज के लिए पश्चिम की ओर से समुद्री यात्रा पर निकला। कोलंबस ने भारत की खोज के लिए 1492 में पश्चिम की ओर से समुद्री यात्रा पर निकला। अटलांटिक महासागर को पार करते हुए वह बहामास के एक द्वीप जिसे उसने सैन साल्वाडोर नाम दिया, तो उसने सैन साल्वाडोर नामक अंतरिप पर पहुंचा। कोलंबस ने 1492 में सैन साल्वाडोर नामक अंतरिप पर पहुंचा। उसने गलती से साल्वाडोर को ही भारत समझ लिया और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में गलती से साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर पर पहुंचा और उसने इसे भारत समझ लिया और वहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। वास्तव में उसने जो खोज की थी वो भारत की नहीं, उसने अमेरिका की खोज की थी। वो जो खोज किया था सैन साल्वाडोर पे जिसको उसने भारत कहा, वो भारत नहीं, वो अमेरिका था। और बाद में इसे ही नई दुनिया कहा गया, जिसे हम नई दुनिया वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में। तो कोलंबस जो था वो 1492 ईस्वी में साल्वाडोर पे पहुंचता है। वह इसे ही भारत समझ लेता है और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहता है, लेकिन वो साल्वाडोर जो है वो भारत नहीं था, वो अमेरिका था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर दी थी और इसे ही बाद में नई दुनिया कहा गया और वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा गया। अब हम लोग वास्को डी गामा के बारे में देखेंगे, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी था। समय है 1498। बार्थोलोमियो के डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए बार्थोलोमियो डियाज ने जो है केप ऑफ गुड होप्स यानी कि अंतरिम आशा द्वीप की खोज की थी। तो उसी के रास्ते पर सबसे पहले पहुंचता है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। और केप ऑफ गुड होप पे पहुंचने के बाद हिंद महासागर को पार करते हुए पश्चिमी तट कालीकट पे पहुंचता है, जो कि वर्तमान कोझिकट केरल में है। और इस जगह पे यानी कि उत्तम आशा अंतरिप पे केप ऑफ गुड होप्स पे जिसने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया था उसका नाम था अब्दुल मजीद। केप ऑफ गुड होप्स पे जिसने भारत का रास्ता वास्को डी गामा को दिखाया था उसका नाम था अब्दुल मजीद। और जब वो समुद्री मार्ग से बंदरगाह पे पहुंचा, केरल के बंदरगाह पे, तो इसी दौरान उसने समुद्री मार्ग की खोज की जिससे भारत में व्यापार संभव हुआ। और इस समुद्री मार्ग की खोज से भारत के साथ व्यापार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्गों की खोज करता है या फिर भारत की खोज करता है अब्दुल मजीद की हेल्प से, जिसने सबसे पहले वह बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा खोजे गए केप ऑफ गुड होप्स से पहुंचता है और केप ऑफ गुड होप्स पे जो है अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिगो वेस्पुची, जो कि इटालवी यात्री था। समय है 1499 ईस्वी और 1501 और 1502 ईस्वी। अमेरिगो वेस्पुची कोलंबस के बाद अटलांटिक के पार की यात्रा की,
यानी कि कोलंबस ने जब यात्रा किया था 1492 में, उसके बाद ही उसने अटलांटिक की यात्रा की और उसने स्पष्ट किया, यानी कि अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुची ने यह स्पष्ट किया कि कोलंबस के द्वारा खोजा गया स्थान भारत नहीं था, बल्कि वह एक नया महाद्वीप है और अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इसका नाम जो है अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही अमेरिका पड़ा, जिस अमेरिका का खोज पहले से ही कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे फर्डिनेंड मैगलन, जो कि एक पुर्तगाली स्पेन की ओर से चलता है। समय है 1519। 1519 में फर्डिनेंड मैगलन ने अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है और विश्व का चक्कर लगाने वाला यह पहला नाविक था। फर्डिनेंड मैगलन विश्व की चक्कर लगाने वाला पहला नाविक था। उसने अटलांटिक से प्रशांत महासागर में प्रवेश किया, जिसे उसने शांत होने के कारण फिलीपींस प्रशांत महासागर नाम दिया। यानी कि प्रशांत महासागर का नामकरण जो है वो भी फर्डिनेंड मैगलन ही करता है। विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक जो है वो भी फर्डिनेंड मैगलन ही है। फिलीपींस के स्थानीय लोगों से संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि जो फिलीपींस के लोग थे उसको मार डालते हैं। 1521 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगलन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके दल के बचे हुए सदस्यों ने यह यात्रा पूरी की और 1522 ईस्वी में स्पेन वापस लौटे। इस गाजा ने पृथ्वी के गोल होने के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया, यानी कि पृथ्वी गोल है, इसका सिद्धांत जो है फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा ही दिया गया। उसके बाद है कैप्टन जेम्स कुक। समय 18वीं शताब्दी 1768 से 1799। जो है न्यूजीलैंड की खोज करता है, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों की विस्तृत खोज करता है और इन सब का मानचित्रण करता है। कौन? कैप्टन जेम्स कुक। भौगोलिक खोजों के परिणाम के प्रभाव या फिर भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए उसके बारे में देखेंगे। भौगोलिक खोजों के दूरगामी और व्यापक परिणाम हुए। भौगोलिक खोजों के दूरगामी और व्यापक परिणाम हुए, जिन्होंने विश्व के इतिहास को बदल दिया। क्या क्या परिणाम हुआ उसे देखेंगे। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, जिसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। भौगोलिक खोजों का परिणाम व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म का व्यापार हुआ, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, दास व्यापार का विकास हुआ, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। ये भौगोलिक खोजों के परिणाम हुए। व्यापारिक क्रांति और नए व्यापारिक मार्गों का विकास। यूरोपीय व्यापार जो पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था, भौगोलिक खोजों के बाद अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों तक फैल गया। यानी कि पहले जब था वो अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों में इनका विकास नहीं हुआ था, लेकिन भौगोलिक खोजों के बाद ये जो व्यापार है वो अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों तक फैल गया। यूरोपीय और एशिया के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ, जिससे व्यापार की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्री व्यापार होने लगा और ये व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। मसाला, रेशम, चाय, चीनी, नील आदि वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हो गई। मसाला, रेशम, चाय, चीनी, नील आदि वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हो गई। इससे उपनिवेशवाद का उदय हुआ। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस जैसे देशों में ऐसी कई कंपनियां बनी जिसमें कुछ व्यापारियों द्वारा प्रायोजित की थी और कुछ राज्य द्वारा समर्थित था। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस जैसे देशों में बहुत सारी कंपनियां बनी और ये जो कंपनियां थी वो या तो व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी या फिर उन देशों के द्वारा बनाई गई थी।
बाद में अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीपों में उपनिवेश और बस्तियां बसाई गई। शुरुआत में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश बनाने में आगे थे। शुरुआत में सबसे ज्यादा उपनिवेश पुर्तगाल और स्पेनों ने मिलकर बनाए, लेकिन 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। अब अपना उपनिवेश जो है पुर्तगाल और स्पेन के साथ साथ फ्रांस भी अपना उपनिवेश बनाने लगा। इन तमाम देशों ने भारत में अपने कंपनियों की स्थापना निम्न प्रकार से की। जैसे पुर्तगालियों का आगमन भारत में 1498 ईस्वी में हुआ, सबसे पहले वास्को डी गामा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी जो है भारत में 1600 ईस्वी में बनाया। डचों ने 1602 में बनाया, डेनिश ने 1616 में, फ्रांसीसी ने 1664 में और स्वीडिश ने 1771 में अपना कंपनी का निर्माण किया। इसे हम एक ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं, पूरी में अंडे फंसे। चलिए आगे है, नई फसलों और वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसे वस्तु विनिमय भी कहा जाता है। नई फसलों और वस्तुओं का आदान प्रदान जो है, भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नए फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीपों में फसल का और वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नए वस्तुओं का प्रवेश हुआ, तथा यूरोप के माध्यम से भारत में चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू इत्यादि जैसे वस्तुओं का आगमन भारत में होने लगा। भारतीय फसल जैसे आम, गन्ना दूसरे क्षेत्रों में गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूरोपियों को जो है कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील इत्यादि का ज्ञान जो है भारत के माध्यम से हुआ, और भारतीयों को जो है चाय, कॉफी, तंबाकू और आलू का ज्ञान जो है वो यूरोप के माध्यम से हुआ। आलू, मक्का, टमाटर, तंबाकू और मिर्च जैसी फसलें अमेरिका में से यूरोप गई। यानी कि अमेरिका से यूरोप जाने वाले जो वस्तु हैं वो है आलू, मक्का, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, कपास और घोड़े जैसे पशुधन यूरोप से अमेरिका लाए गए। गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, कपास और घोड़े जैसे पशुधन यूरोप से अमेरिका लाए गए। इससे क्या हुआ, दास व्यापार का भी विकास हुआ। अमेरिका में कृषि, विशेषकर गन्ने और कपास के बागानों के लिए श्रम की आवश्यकता बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका से बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया, जिससे भयानक अटलांटिक दास व्यापार का उदय हुआ। भौगोलिक ज्ञान के प्रसार के माध्यम से दुनिया में मानचित्रों का सुधार हुआ और सटीक मानचित्र बनने लगे। पूरी दुनिया के लोगों को यह ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जो है वो गोल है, और ये फर्डिनेंड मैगलन द्वारा स्थापित किया गया। दूरबीन के आविष्कार से समुद्री अभियानों में बहुत सहायता भी मिली। यूरोपीय शक्ति का भी विस्तार हुआ, जिससे यूरोपीय देशों ने विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना दिया गया। पुर्तगाल अटलांटिक महासागर तथा स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। वो विश्व व्यापार और राजनीति के केंद्र बन गए। वाणिज्यिक क्रांति भी हुई, विश्व स्तर पर व्यापार होने लगा, जिससे वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा मिला। इसमें बैंक जो है वित्तीय संसाधनों और व्यापारिक कंपनियों का विकास हुआ। इसके साथ नए देशों की खोज हुई, व्यापार का विस्तार हुआ और इससे आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। यानी कि भौगोलिक खोज से पूंजीवाद का आविष्कार हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये कुछ अन्य परिणाम है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में।